नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 1 एंड 2 नवंबर 2020। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप में से किसी को भी इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए हों तो वो प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसे चेक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टार कैंपेनर। देखिए ये होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट एक इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व है आपका, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इन उत्तराखंड, इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल यूनिटी डे 2020, ऑलराइट। और फिर लास्ट आर्टिकल हमारा होगा आज का कोरल लीफ से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी का डिस्कशन। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टार कैंपेनर्स के बारे में। क्या कंटेस्ट है? देखिए रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं और फॉर्मर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं कमलनाथ, उनसे स्टार कैंपेनर का जो दर्जा है उसको छीन लिया है, ठीक है। उनका ये जो टाइटल था स्टार कैंपेनर का उसको स्नीच अवे कर लिया है, छीन लिया गया है उनसे। क्यों किया गया है ऐसा? देखिए रिसेंटली इनके ऊपर आरोप लगे थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने के। इन्होंने एक लीडर है MP में ही, श्रीमती इमरती देवी, उनके अगेंस्ट कुछ कमेंट किए थे, ठीक है ना, जो कमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन था, इसलिए इनसे ये टाइटल को छीन लिया गया। ऑलराइट, अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कौन करता है ये स्टार कैंपेनर का देने का और उस टाइटल को वापस लेने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ऑलराइट, हम रीजन भी देख चुके हैं कि क्यों किया गया ये। फिर आगे हम देखते हैं कि अब इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, क्या चेंज आएगा इससे। सबसे पहला चेंज तो उससे ये आएगा और जो इंपॉर्टेंट भी है, देखिए जो आपके स्टार कैंपेनर होते हैं उनके पास एक पावर होती है कि जब भी वो इलेक्शन में किसी पार्टी का प्रमोशन वगैरह करने जाएंगे, किसी, जैसे मान लीजिए ये स्टेट है, वो अलग अलग एरिया में जाके सबसे पहली बात तो कैंपेन कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और उसका जो खर्चा होगा वो उस MP के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो भी रैली वगैरह करेंगे, जैसे मान लीजिए कमलनाथ जी जाएंगे और यहां पर वो जाके ग्वालियर में जाके क्या कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं अपनी, तो ग्वालियर में जो खर्चा आएगा रैली का, तो ग्वालियर में जो MP का जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है उसके द्वारा इस खर्चे को नहीं बियर किया जाएगा। आपको पता होगा पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है कि जब भी कैंपेन वगैरह किया जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है कि इतना ही खर्चा आप कर सकते हो। जैसे कि 5 लाख रुपीस का जो है वो लिमिट तय कर दी गई है कि इससे ज्यादा का खर्चा कोई कैंडिडेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर कमलनाथ जी यहां पर जाके अपनी रैली करते हैं उस कैंडिडेट के लिए, तो ये जो खर्चा होगा 5 लाख रुपए, इसमें से वो पैसा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट मिल जाता है स्टार कैंपेनर्स को। ऑलराइट, कौन होते हैं स्टार कैंपेनर्स? तो ये जो कौन होते हैं ना, ये पार्टी के फेमस लीडर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का स्टार कैंपेनर कौन है, तो जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गए, ऑलराइट, है ना, यहाँ पे अमित शाह हो गए। ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो स्टार फेसेस होते हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं। अगर हम इसी के कांग्रेस की बात करें तो कौन हो जाएगा यहाँ से, तो राहुल गांधी हो गए, ठीक है ना। उसके बाद और भी अलग अलग लीडर्स हो गए, जैसे कि कमलनाथ थे अभी इससे पहले, ठीक ना। तो ये सारे जो होते हैं वो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, जो फेमस फेसेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ऑलराइट, क्या बेनिफिट मिलता है? तो जैसे कि अभी हमने बेनिफिट की बात किया, ये जो पैसा होता है स्टार कैंपेनर का, वो पैसा कैंडिडेट के खाते में से कट नहीं होता, उनकी रैलीज का जो खर्चा होता है, ठीक है ना, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है इसके थ्रू। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने ना न्यू गाइडलाइंस जारी की थी स्टार कैंपेनर्स के लिए, ठीक है ना, पैंडेमिक को देखते हुए। तो क्या न्यू गाइडलाइंस थी? सबसे पहली बात तो कैंपेनर्स की जो नंबर था उसको कम कर दिया गया। पहले 40 हुआ करता था, अब कैंपेनर्स का नंबर 30 कर दिया गया, ठीक है ना। हर पार्टी जो है अपना जो स्टार कैंपेनर है उसका नंबर 30 डिसाइड कर सकती है। ऑलराइट, उसके बाद फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, जैसे कि कोई अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है ना, कोई बिना किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ रहा है, तो उनके लिए स्टार कैंपेनर्स का जो नंबर था वो 15 कर दिया गया था, ठीक है ना, पहले 20 हुआ करता था। बिसाइड दे आर नाउ परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल 48 आवर प्रायर द कैंपेनिंग। उन्हें अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से, जो भी ऑफिशियल होगा, उससे परमिशन लेनी होगी। कौन होता है डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन ऑफिशियल? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑलराइट, तो इनसे आपको परमिशन लेनी होगी अब कैंपेन करने से पहले।
चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, देखिए रिसेंटली क्या होने वाला है, उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट बनने वाला है जिसका नाम होगा देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का कुछ एरिया जो है वो कहां से किस एरिया के साथ इंक्लूड हो रहा है, तो वो आपका एरिया है जो कि एडजेसेंट है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व से। ऑलराइट, एक एलिफेंट रिजर्व है, उसके अंदर कुछ एरिया आ रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या बोला है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दिए हैं, उन्हें ऐसा बोला है कि आपको क्या करना है, अवॉइड करना है सेंसिटिव एरियाज जो कि शिवालिक एरिया एलिफेंट रिजर्व के आते हैं, उन एरियाज को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है ना। उनको आप ऐसा ना करें कि डिस्ट्रॉय कर दें जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बनाने के लिए। ऑलराइट, हम थोड़ा सा इस एलिफेंट रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको कब नोटिफाई किया गया था, तो इसको नोटिफाई किया गया था 2002 में अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऑलराइट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी जान लीजिए। इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ऑलराइट, मकसद क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एलिफेंट का जो हैबिटाट है, उनका जो कॉरिडोर है, उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। काफ़ी सारे हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं किससे रिलेटेड, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के। या तो कई बार एलिफेंट जो है वो ह्यूमन बस्ती में घुस जाएगा और वहाँ जाके आतंक मचाएगा, या फिर कई बार क्या होगा, रोड पे चलते हुए अगर क्रॉस कर रहा होगा एक एलिफेंट रोड वगैरह को, तो किसी व्हीकल से टकरा के उसकी मौत हो जाएगी। इस प्रकार के मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इन इश्यूज को एड्रेस करना और वेलफेयर फॉर कैप्टिव एलिफेंट्स ये बना के रखना, ये कुछ मेजर फंक्शन है जो प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के अंदर किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पर आइए वापस। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, देखिए कानसोरा बारकोट एलिफेंट कॉरिडोर है जो कि इसी के पास में लोकेटेड है। किसके पास में, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के पास में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू हैव वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एलिफेंट फाउंड इन इंडिया। ठीक है ना, इस रिजर्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है एलिफेंट्स की। उसके बाद द इंडियन एलिफेंट ऑकर इन सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट। यहां पर आपको इंडियन एलिफेंट देखने को मिलेंगे सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे और ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। उसके साथ नॉर्दर्न इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया। ठीक है ना, एज पर द एलिफेंट सेंसस 2017 कर्नाटका हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन एलिफेंट। ये पॉइंट यहां से याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, कौन सा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडियन एलिफेंट्स की, तो कर्नाटका में। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो उन्हें शेड्यूल 1 में डाला गया है ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, साथ ही साथ अपेंडिक्स 1 में भी इनको डाला गया है ऑफ साइट कन्वेंशन। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि शिवालिक टाइगर रिजर्व के पास में ही है, जस्ट पास में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क के अंदर ये जो शिवालिक टाइगर एलिफेंट रिजर्व है वो बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये है आपका राजाजी नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये हरिद्वार में लोकेटेड है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस। ठीक है ना, शिवालिक रेंजेस के बारे में आपको पता होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, ऑलराइट, इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये राजाजी नाम इसको कहां से मिला। तो देखिए इसको नाम जो है आपके एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे सी राजा गोपालाचारी, उनके नाम पर रखा गया है। सी राजा गोपालाचारी को फेमसली और पॉपुलरली राजा जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, पहले आपकी 3 सेंचुरीज हुआ करती थी उत्तराखंड में। कौन कौन सी सेंचुरीज थी, राजाजी, मोतीचूर और चिला। इन 3 सेंचुरीज को मिलाकर आपका ये राजाजी नेशनल पार्क बना था। ठीक है ना, कब बनाया गया था इसको, तो 1983 में। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं हम इस नेशनल पार्क के। तो नॉर्दर्न वेस्ट लिमिट ऑफ हैबिटाट ऑफ एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2015 में। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो 23 स्पीशीज ऑफ मैमल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, 315 बर्ड स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, डियर, घोयाल। ठीक है ना, ये कुछ फेमस स्पीशीज है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फॉरेस्ट टाइप में भी कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट टाइप आपके देखने को मिलते हैं, जैसे साल फॉरेस्ट है, रिवराइन फॉरेस्ट है और ब्रॉड लीव्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ ग्रासी लैंड्स भी हैं और
स्क्रब लैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ होम टू द वैन गुर्जर इन द विंटर्स। वैन गुर्जर्स आर वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट ड्वेलिंग नॉमेडिक कम्युनिटीज इन द कंट्री, ठीक है ना, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। वन गुर्जर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, एक कम्युनिटी, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो उसमें फेमस है आपका जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, ये फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का हुआ करता था। इसके बाद है आपका वैली ऑफ यल फ्लावर्स जो कि नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर विच आर टुगेदर आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये दोनों ही जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपकी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों, ठीक है। इसके बाद है गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है ना, रिसेंटली न्यूज़ में भी था ये, इसको भी चेक कीजिएगा आप, एंड नंदुहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उत्तराखंड के, ठीक है ना। यहाँ पे दो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ना, ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। इसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क और लास्ट में आपका नंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, ये भी काफ़ी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हिमालयन ब्राउन बियर से रिलेटेड। रिसेंट कंटेस्ट क्या है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इनके साइंटिस्ट के द्वारा ये कहना है हिमालयन ब्राउन बियर का जो एरिया है, जो हैबिटाट का रीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज के कारण डेंजर की कैटेगरी में चला गया है, ठीक है। ब्राउन बियर के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, तो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन रीजन में, तो यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और जो तिब्बतियन रीजन है चाइना का, वहाँ पर और भूटान में ये देखने को मिलेंगे आपको। इनका जो हैबिटाट होता है वो हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, साइट के अपेंडिक्स 1 में और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, ठीक है ना। ये किस प्रकार का जीव है, तो ये इट्स अ ओमनीवोरस, ठीक है ना। थ्रेट्स इनको सेम ही रहता है हर एक एनिमल का, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, रैपिड हैबिटाट लॉस है, पोचिंग फॉर फर ये खास है, ठीक है ना, क्लॉज एंड ऑर्गन्स, ठीक है ना, इनके लिए इनकी पोचिंग भी की जाती है, और सम रेयर केसेस बियर बेटिंग, ठीक है। अगला आर्टिकल जो कि नेशनल यूनिटी डे से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं इंडिया की, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन यूनिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल यूनिटी डे, तो 2014 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं इस दिन, जैसे कि रन फॉर यूनिटी, ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या होता है नेशनल यूनिटी प्लेज, एकता परेड, इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑलराइट, 2018 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली थी, तो सरकार ने क्या किया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में लोकेटेड है, इसको इनॉग्रेट किया गया था, अनवील्ड किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द क्या लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। कितनी है इसकी हाइट, तो 182 मीटर्स, ठीक है ना। एंड इन जनवरी 2020 इट वॉज एडेड इन 8th वंडर ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये 8 वंडर्स आपके अलग हैं, ठीक है ना, ये वो आपके 7 वंडर्स में नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग हैं आपके वंडर्स, ठीक है। पता कीजिएगा इनके बारे में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पता कीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपके 7 वंडर्स, ये जो 8 वंडर हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिक्लेयर किए जाते हैं, इसके बारे में भी आप लोग खुद से पता कीजिएगा, ठीक है ना, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 में नादियाद गुजरात में हुआ था। अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो अचीवमेंट इनकी बहुत सारी रही हैं। ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी ये थे, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारी आपकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल जब बना था तब बहुत सारी आपकी कम्युनिटीज़ बनाई गई थी, तो उन कमिटीज़ के ये हेड रहे थे। कौन कौन सी कमिटीज़ थी आपकी, तो देखिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स की थे, फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इन कमिटीज़ के ये हेड थे, ठीक है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपके
प्री इंडिपेंडेंट एरा में भी, ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो दो फेमस सत्याग्रह थे इनके द्वारा, एक था खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों में 10 ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। कौन कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है। जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था तो उस सत्याग्रह के दौरान इन्हें सरदार का टाइटल दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इंडिया के यूनिफिकेशन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको पता होगा इंडिया की जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, तो उन सभी रियासतों को यूनिफाई करने का काम, जो इंटीग्रेट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। प्रिंसली स्टेट को यूनाइट किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ इंडिया टू लिव टुगेदर बाय यूनाइटिंग एंड ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉरमोस्ट इंडिया, श्रेष्ठ भारत की बात की थी इन्होंने, ठीक है। दिस आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स इन द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एंड सीक्स टू मेक इंडिया सेल्फ रियलाइंट। इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो कभी कहीं भी अगर आपको लिखने को आए आत्मनिर्भर भारत के बारे में, ठीक है ना। इन्हें एज अ पेट्रियन सेट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्टैब्लिश किया था मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई थी? तो 15 दिसंबर 1950 में बॉम्बे में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है कोरल से रिलेटेड। यहाँ पे हम पिक्चर डालना भूल गए कोरल की, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो क्या रिसेंट कंटेस्ट क्या है कोरल से रिलेटेड? तो क्या किया जा रहा है, 18 कोरल कॉलोनीज को शिफ्ट किया जा रहा है। कहां पर? बॉम्बे में एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके चलिए, ठीक है ना, एक रोड वगैरह बनाई जा रही है मुंबई में, तो वहां पे कुछ कोरल कॉलोनीज हैं आपकी, उन कोरल कॉलोनीज को शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ कोरल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए कोरल जो होते हैं ना वो दो स्पीशीज को मिलकर बनता है और बहुत सुंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप इसकी फोटो मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, आप खुद से सर्च करिएगा, ठीक है ना, और देखिएगा कि कितना खूबसूरत ये जीव होता है, ठीक है ना। ये एक प्लांट की तौर पे कैरेक्टर्स को एग्जिबिट करता है बट इट्स अ मैराइन एनिमल, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है ना। ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना होता है, ठीक है ना। अगर हम दोनों ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जूज़ोंथली और पॉलिप्स, इन दो ऑर्गेनिजम्स के मिलकर ये कोरल्स आपके बने होते हैं, ठीक है ना। जूज़ोंथली जो होता है वो क्या होता है, लिविंग विद इन इट्स देयर टिश्यूज। एक ये एनिमल होता है आपका जूज़ोंथली, ये क्या करता है, ये जाके रहने लगता है पॉलिप्स के साथ, ठीक है ना। पॉलिप्स, इनके बीच में आपको सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलेगा। सिम्बायोटिक रिलेशन यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये दोनों निर्भर होते हैं, ठीक है। जो पॉलिप्स होते हैं वो शेल्टर देते हैं आपका जूज़ोंथली को, और जूज़ोंथली जो क्या करते हैं वो खाना प्रोवाइड करता है आपके पॉलिप्स को। ऑलराइट, इस प्रकार का रिलेशन इन दोनों के बीच में एग्जिबिट किया जाता है। तो जो कलर होता है ना आपका, ब्यूटीफुल कलर जो देखने को मिलता है हमें कोरल्स के, वो जूज़ोंथली के कारण हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, बहुत ब्यूटीफुल कलर ये प्रोवाइड करता है जूज़ोंथली। ये दो प्रकार के कोरल्स होते हैं, स्टोनी एंड सॉफ्ट कोरल्स, ठीक है। फिर अगला चीज होती है इंपॉर्टेंट कोरल से रिलेटेड, वो होती है आपकी कोरल ब्लीचिंग। क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण, पॉल्यूशन वगैरह के कारण अगर यहाँ पे कहीं कोरल पाए जा रहे हैं आपके, यहाँ पे अगर आसपास पोल्यूशन वगैरह देखने को मिल रहा है, तो ये जो जूज़ोंथली इसके अंदर पाया जाता है पॉलिप्स के अंदर, वो क्या करता है, इस जगह को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। पॉलिप्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। पॉलिप्स अब क्या रह गए, विदाउट एनी ऑर्गेनिज्म जो इनको कलर प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये जूज़ोंथली यहाँ से गया, इनका जो कलर होगा वो फेड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम कहेंगे ब्लीचिंग ऑफ कोरल, ब्लीचिंग, ठीक है ना, या फिर ब्लीचिंग ऑफ कोरल, ठीक है ना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कोरल लीफ हमें देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, ग्रेट बियरर लीफ ऑन दी ऑफ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। मैप में आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ी सी ग्रेट बियरर लीफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये जो ग्रेट बियर लीफ है, इट्स वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड होम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ ऑन दी प्लैनेट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कोरल से रिलेटेड। तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।